हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता इतना बोलकर वहां से उठकर जा ही रही थी कि नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, वैसे तुम कहाँ जा रही हो? इप्शिता ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, तुम ब्रेकफास्ट करो, मैं रूम से अपना पर्स, मोबाइल और बाकी सामान लेकर आती हूँ। नंदिनी उदय के साथ ब्रेकफास्ट करने लगी। तभी नंदिनी की माँ ने सामने रखे बाउल में से एक डिश उदय की प्लेट में सर्व करते हुए कहा, उदय बेटा, ये देखो, मैंने अपनी 2 डिशेस को मिलाकर एक नई डिश इन्वेंट की है। जरा टेस्ट करके बताओ कैसी है। उदय ने टेस्ट करने से पहले ही उनकी तरफ देखते हुए कहा, माँ, आप तो सारी की सारी डिशेस कमाल की बनाती हैं, तो ये भी अच्छी ही होगी। नंदिनी की माँ ने खुश होते हुए कहा, अरे बिना खाए ही तुम ऐसे कैसे तारीफ कर सकते हो? झूठी तारीफ मत करना। मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। अगर ये डिश अच्छी लगी तो आज इसका वीडियो भी एडिट करके डालूंगी। उदय ने चम्मच उठाया और उस डिश को टेस्ट करते हुए बोला, वाह माँ, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। क्या नाम रखा है आपने इस डिश का? उदय उनकी तारीफ कर रहा था। नंदिनी उदय और अपनी माँ को इस तरह बात करते देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। वो बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी उसका भी अपना इतना बड़ा और खुश परिवार होगा, क्योंकि वो बचपन से ही अपनी माँ के साथ अकेली रहती आई थी और अब उदय और इप्शिता के साथ होने से उसकी फैमिली जैसे कंप्लीट हो गई थी। तभी इप्शिता थोड़ी ही देर में रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकली। उसने नंदिनी और उदय के बगल में आकर खड़े होते हुए कहा, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ का ब्रेकफास्ट हो गया हो तो चले। वैसे भी आज ऑफिस में थोड़ा टाइम ही लगेगा। अगर मीटिंग में कहीं फंसे तो और भी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इप्शिता इतना बोल ही रही थी कि तभी उदय और नंदिनी उठकर खड़े हुए। नंदिनी की माँ ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, वैसे आज का दिन काफी अच्छा गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि शाम को आकर हम लोग थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं, कैसा रहेगा? उदय और नंदिनी उनकी बात सुनकर खुश होते हुए बोले, हाँ बिल्कुल, वैसे भी इशू के लिए भी खुशखबरी है और आपके लिए भी, तो सेलिब्रेट करना तो बनता है। नंदिनी की माँ ने खुश होते हुए कहा, ओके, फिर तुम लोग जाओ, शाम की सेलिब्रेशन की मैं तैयारी करके रखूंगी। इतना सुनकर उदय ने कहा, ओके माँ, फिर हम लोग निकलते हैं। नंदिनी ने अपनी माँ को साइड हग किया, फिर वो उदय के साथ निकल गई। इप्शिता भी उनके पीछे पीछे ही फ्लैट से बाहर निकल गई। जैसे ही वो तीनों अपार्टमेंट से नीचे उतरे, उदय अपनी कार में बैठने से पहले दोनों की तरफ देखते हुए बोला, इशू, बच्चे ठीक से ड्राइव करना, शाम को मिलते हैं। इतना बोलकर उदय ने नंदिनी के गालों पर किस कर लिया। इप्शिता उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी। तभी उदय अपनी कार में बैठा और वो वहां से सीधे अपने ऑफिस के लिए निकल गया। इप्शिता और नंदिनी दोनों अपनी कार में बैठीं। तभी इप्शिता ने कहा, आज मैं ड्राइव करती हूँ। नंदिनी ने ओके कहा और ड्राइविंग सीट के बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गई। इप्शिता ने ड्राइव करना स्टार्ट किया। थोड़ी ही देर में वो एक बड़ी सी ऑफिस बिल्डिंग के सामने जाकर रुकी। वहां पहुंचते ही इप्शिता कार से बाहर उतरी। कार पार्क करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड इप्शिता के पास आया। उसने इप्शिता को कंग्रेचुलेट करते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस मैडम, आप फिर से इस मंथ की सुपर मॉडल बनी हैं। इप्शिता मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू राजेश भैया। नंदिनी और इप्शिता दोनों सीधे उस ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंची। इप्शिता नंदिनी के साथ ही थी। तभी ध्रुव उन दोनों के पास आया। उसने इप्शिता को साइड हग करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माय सुपर मॉडल, तुम तो एक के बाद एक कमाल करती जा रही हो। आज का मैगजीन कवर देखा? इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी नंदिनी उन दोनों को बात करते देखकर बोली, हाँ हाँ, अब तो मुझे इग्नोर किया ही जाएगा। वैसे भी कहाँ फेमस फोटोग्राफर, मॉडल और कहाँ मैं छोटी सी मेकअप आर्टिस्ट, कहाँ अब मैं तुम दोनों के बीच खाली होने लायक हूँ, है ना? नंदिनी को इस तरह ड्रामा करते देखकर ध्रुव और इप्शिता हंसने लगे। तभी ध्रुव ने कहा, तुम छोटी सी मेकअप आर्टिस्ट? कौन सी ऐसी छोटी मेकअप आर्टिस्ट होती है जिसके अंडर में 1 दर्जन मेकअप आर्टिस्ट काम कर रही हों? बताओ जरा मुझे। नंदिनी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। तभी इप्शिता ने कहा, वैसे भी ये कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं बल्कि मेकअप एक्सपर्ट बन गई है। वैसे भी इसे तो ड्रामा करने की आदत है। तुम मुझे ये बताओ, आज का फोटोशूट मीटिंग से पहले स्टार्ट करोगे या मीटिंग के बाद? ध्रुव ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, देखते हैं, अगर अभी मीटिंग शुरू होने में टाइम लगेगा तो हम शूट स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो मीटिंग के बाद करेंगे। इप्शिता ध्रुव की बात सुनकर कुछ नहीं बोली। तभी नंदिनी के पीछे एक लड़की आई। उसने धीमी आवाज में कहा, नंदिनी मैम, प्लीज एक बार चलकर आप बाकी मॉडल का मेकअप चेक कर लीजिए, उनका शूट स्टार्ट होने वाला है।
नंदिनी ने उस लड़की की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं आती हूँ। नंदिनी ध्रुव की तरफ देखते हुए बोली, चलो मैं तुम लोगों से बाद में मिलती हूँ। इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वह ध्रुव से बात करने लगी। नंदिनी वहाँ से चली गई। इप्शिता ने ध्रुव से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बॉस आए नहीं हैं। ध्रुव ने कहा, अभी तो नहीं आए हैं, पता नहीं उन्हें आने में कितनी देर लगेगी। इप्शिता ने कहा, एक काम करते हैं, हम चलकर निधि से पूछ लेते हैं, उसे तो पता होगा ना। ध्रुव ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वे दोनों अपने बॉस की मैनेजर निधि के पास गए। उसने जैसे ही इप्शिता को देखा वो मुस्कुराते हुए बोली, इप्शिता, कंग्रेचुलेशंस यार, अभी मैं तुम्हारी कवर पिक देख रही हूँ। यू लुक सो गॉर्जियस, वेल डन। ध्रुव, काफी अच्छा काम किया है तुमने। ध्रुव उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस मामूली सा फोटोग्राफर हूँ जो पिक क्लिक करने में अपना 100% देता है। बाकी सब कुछ तो इन मोहतरमा का किया धरा है। इप्शिता उन दोनों की बात सुनकर थोड़ी सी एम्बैरेस्ड होते हुए बोली, अरे बस भी करो, तुम लोग कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ करते हो। मैं तो बस पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ, और वैसे भी मैं यहाँ पर ये पूछने के लिए आई थी कि बॉस कब तक आएंगे। निधि ने अपने हाथ में पकड़े हुए आईपैड को 2-3 बार स्क्रॉल करते हुए कहा, आज तो बॉस की सिर्फ हम लोगों के साथ ही एक मीटिंग है, बाकी तो कोई इम्पोर्टेंट वर्क है नहीं, तो बॉस को आने में अभी आराम से 1-2 घंटा तो लगेगा ही। क्यों, तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? इप्शिता ने निधि की बात का जवाब देते हुए कहा, एक्चुअली वो हम सोच रहे थे कि जब तक बॉस नहीं आ रहे हैं हम अपना फोटोशूट कंप्लीट कर लें। निधि ने तुरंत ही उनकी बात पर कहा, अरे तुम लोगों का तो काम वैसे भी प्रॉपर टाइम पर चलता है, तुम लोग काम को लेकर इतनी टेंशन क्यों लेते हो? वैसे भी आज तो बॉस तुमसे कुछ ज्यादा ही खुश होंगे, तो आज तो तुम लोग काम ना भी करो तो भी चलेगा। ध्रुव ने एकदम सीरियस होते हुए कहा, नहीं यार निधि, मैं अपने काम को लेकर बिल्कुल भी ढील नहीं देता। वैसे भी अब जब हम यहाँ पर हैं तो फालतू टाइम क्यों वेस्ट करना है ना इशू? इप्शिता ने भी उसकी बात सुनकर तुरंत हामी भरते हुए कहा, हाँ वैसे भी अभी तो काफी कुछ करना है। इतनी छोटी छोटी सी खुशियों में अगर हम खुश होकर काम की छुट्टी लेकर बैठ गए तब तो हो गया। फिर खैर, अगर बॉस को आने में भी 2 घंटे हैं तो इतनी देर में तो हम आराम से अपना फोटोशूट कंप्लीट कर लेंगे। ध्रुव और इप्शिता वो दोनों ही काफी प्रोफेशनल थे और अपने काम में काफी अच्छे भी, इसीलिए साथ काम करते हुए वे दोनों इतने कम टाइम में इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गए थे। दोनों का ही इंडस्ट्री में काफी अच्छा नाम बन चुका था। इतना बोलकर इप्शिता ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, चलें। ध्रुव ने अपनी पलकें झपकाईं और वो इप्शिता के साथ सीधे स्टूडियो के अंदर गया। इप्शिता अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके सीधे शूट के लिए ध्रुव के सामने आकर खड़ी हो गई। इप्शिता ने आज एक शॉर्ट मिनी ड्रेस पहना हुआ था। उसके बाल हल्के कर्ली थे। बिल्कुल लाइट मेकअप में भी इप्शिता काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसका मॉडर्न लुक निखर कर आ रहा था। ध्रुव जैसे उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था, इप्शिता बिल्कुल वैसे ही उसकी बात मानकर उसे पोज दे रही थी। 2 घंटे में ही उनका पूरा फोटोशूट कंप्लीट हो गया। इप्शिता का फोटोशूट कंप्लीट होने के बाद वो अपनी शूटिंग वाले ड्रेस में ही थी। उसने अभी भी वो मिनी ड्रेस ही पहन रखा था। तभी ध्रुव ने कहा, इशू, मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट पिक अच्छी नहीं आई है। कम ऑन, एक लास्ट पिक फिर से लेते हैं। इप्शिता ने ओके कहा और वो ध्रुव के मुताबिक पोज देने लगी। जैसे ही पिक क्लिक हुई, ध्रुव ने अपने कमरे में इप्शिता की पिक देखते हुए कहा, ग्रेट, बहुत अच्छी पिक आई है ये वाली। इप्शिता उसकी बात सुनकर उसके बगल में आकर बैठी और उसने उसके कमरे की तरफ देखते हुए कहा, दिखाओ मुझे भी। अपनी फोटो देखते हुए इप्शिता बोली, हाँ सच में ये पिक तो बहुत अच्छी आई है। ध्रुव ने बाकी की सारी फोटोज देखते हुए कहा, यार वैसे मैंने सुना था कि लड़कियां ब्रेकअप के बाद और ज्यादा निखर जाती हैं, और तेरे केस में तो ये बात प्रूव भी कर दी। जैसे ही ध्रुव ने ये बात कही, इप्शिता उसे घूरते हुए देखने लगी। तभी ध्रुव ने कहा, मेरा मतलब है कि जब से तेरी शादी टूटी है उसके बाद से तो कुछ ज्यादा ही तुम ब्यूटीफुल हो गई हो। इप्शिता उसकी बात सुनकर अपसेट हो गई और उसने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम्हारा कहने का मतलब है क्या मैं पहले अच्छी नहीं थी? और ज्यादा बोलो मत। जब तुम इस कंपनी के लिए फोटोग्राफर हायर किए गए थे तो वो मेरी पुरानी पिक ही थी, सो डोंट यू डेयर। इप्शिता को इस तरह गुस्सा करते देखकर ध्रुव ने उसे साइड हक करते हुए कहा, अरे बाबा, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो एक तरह से देखा जाए तुम्हारी तारीफ ही कर रहा हूँ। और वैसे भी तुम शादी वादी के लिए बनी ही नहीं हो। मॉडलिंग में तुम्हारा करियर बहुत अच्छा है। मैं तो तुमसे पहले भी ये बात कहता था, बट मेरी बात सुनती ही नहीं थी। खैर, अच्छा ही हुआ जो शादी वाले दिन तुम्हारा दूल्हा ही नहीं आया, वरना मेरे हाथ से तो मेरी इतनी अच्छी मॉडल निकल जाती।
इप्शिता उसकी बात सुनकर उसे मारते हुए बोली, जस्ट शट अप। अगर तुमने अब उस बारे में एक और बात भी करी तो मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाऊंगी। और ये मत भूलो कि हम यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए ही आए थे, और तुम हो कि हमें ही बीती बातें याद दिला रहे हो, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमें उस बारे में कोई भी बात करना पसंद नहीं है। इप्शिता को अपसेट होते देखकर ध्रुव ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अरे यार, मेरा मतलब तुम्हें अपसेट करना नहीं था। मैं तो बस ये सोचकर खुश हो रहा था कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। और कहते हैं ना, भगवान जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है, और शायद एक तरह से देखा जाए तो ये सब होकर बहुत अच्छा ही हुआ। मुझे मेरी लकी और परमानेंट मॉडल मिल गई, और तुम्हारी वजह से मेरा करियर भी पटरी पर आ गया, और सबसे बड़ी बात, तुम अब अपना सपना पूरा कर पाओगी। इप्शिता ध्रुव की बात बस चुपचाप सुनती जा रही थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। ध्रुव ने देखा कि वो कुछ सोच रही थी और उसने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ, फिर से अपने एक्स हस्बैंड के बारे में सोचने लगी क्या? ओह सॉरी, आई मीन एक्स फियांसे, क्योंकि हस्बैंड तो शादी के बाद बनते हैं ना। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता ध्रुव की बात चुपचाप सुनती रही। वो कुछ नहीं बोली। ध्रुव ने देखा कि वो कुछ सोच रही थी। उसने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ, फिर से अपने एक्स हस्बैंड के बारे में सोचने लगी क्या? ओ सॉरी, आई मीन एक्स फियांसे, क्योंकि हस्बैंड तो शादी के बाद बनते हैं ना। उसकी बातें सुनकर इप्शिता ने ध्रुव को घूर कर देखा। ध्रुव हंसते हुए बोला, जस्ट किडिंग यार, क्या हुआ, मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया क्या? सॉरी यार, प्लीज डोंट बी सैड। ध्रुव की बातों से इप्शिता का मूड खराब हो गया था। वो एकदम से उठकर खड़ी हुई और बोली, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है, और वैसे भी अब कोई शूट बाकी नहीं है, इसलिए मैं आउटफिट चेंज करके आती हूँ। इप्शिता उठकर खड़ी हुई और चेंजिंग रूम में जा ही रही थी कि पीछे से एक आवाज आई, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस इप्शिता। इप्शिता के कानों में वो आवाज पड़ते ही वो चेंजिंग रूम की तरफ जाते जाते रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। ध्रुव भी वो आवाज सुनकर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक 27-28 साल का नौजवान आदमी ग्रे कलर के 3 पीस सूट में खड़ा था। उसके हाथ में महंगी रोलेक्स घड़ी थी और उसने महंगे सनग्लासेस लगाए हुए थे। वो बड़े ही स्टाइल के साथ स्टूडियो के अंदर आया और इप्शिता और ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, तुम दोनों की जोड़ी ने एक बार फिर कमाल कर दिया। ध्रुव खुश होते हुए बोला, थैंक यू बॉस। इप्शिता अपने सामने खड़े उस आदमी की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोली, थैंक यू सो मच सर। ध्रुव दोनों के बीच में बोलते हुए अथर्व की तरफ देखते हुए पूछा, बट सर, वैसे आप आज मीटिंग करने वाले थे ना? अथर्व एकदम सीरियस होकर बोला, हाँ बिल्कुल, मीटिंग होगी और 10 मिनट में स्टार्ट होने वाली है। चलो चलते हैं, और वैसे भी मुझे मीटिंग में तुम दोनों को लेकर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। इप्शिता और ध्रुव हैरानी से अथर्व की तरफ देखने लगे। ध्रुव थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, कैसी अनाउंसमेंट बॉस? अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, चलो मीटिंग में चलकर बताता हूँ। फिर उसने इप्शिता की तरफ देखते हुए कहा, इप्शिता तुम चेंज करके आओ जब तक हम मीटिंग रूम में पहुँचते हैं। इप्शिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया और अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर में इप्शिता ने कपड़े बदले और मीटिंग रूम की तरफ जा रही थी। तभी उसने मन ही मन कहा, अब मिस्टर अथर्व को क्या अनाउंसमेंट करनी है? वो इस तरह की बातें बोलकर परेशान कर देते हैं। क्या जरूरत थी उन्हें मुझे बात बोलने की? जो भी अनाउंसमेंट थी डायरेक्ट मीटिंग रूम में ही कर देते तो उनका कुछ चला जाता क्या? इप्शिता अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी। तभी नंदिनी सामने से आई। वो मीटिंग रूम में जाने ही वाली थी, लेकिन इप्शिता को देखकर बाहर ही रुक गई और उसके आने का इंतजार करने लगी। इप्शिता धीरे धीरे ये सारी बातें सोचते हुए अंदर आई और उसने सामने खड़ी नंदिनी की तरफ देखा ही नहीं। नंदिनी ने उसे घूरते हुए कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? इप्शिता ने नंदिनी की आवाज सुनते ही उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं गई थी? तभी मेरी नजर तुम पर पड़ी और सोचा रुक जाओ, तुम्हारे साथ ही चलूंगी। वैसे क्या सोच रही थी तुम? इप्शिता थोड़ी परेशान होते हुए बोली, पता नहीं, अभी अथर्व सर ने कुछ अनाउंसमेंट के लिए बोला था तो मैं वही सोच रही थी। नंदिनी ने इप्शिता की बात सुनकर उसके सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, सोचने से थोड़े ना कुछ पता चल जाएगा, उसके लिए तो हमें अंदर मीटिंग रूम में चलना होगा। तुम भी ना कमाल की लड़की हो, और वैसे भी मुझे नहीं लगता तुम्हें इतना ज्यादा कुछ भी सोचकर परेशान होने की जरूरत है। और वैसे भी तुमने तो अपनी अदाओं से कितने सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है। तुम्हारी फोटोज के चर्चे तो तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं।
इप्शिता नंदिनी की बात सुनकर बोली, अच्छा बस करो, चलो अब हम अंदर चलते हैं। इतना बोलकर उसने नंदिनी का हाथ पकड़ा और सीधे मीटिंग रूम के अंदर चली गई। वहां पहले से ही बाकी सब लोग मौजूद थे और अथर्व अभी भी मीटिंग रूम में नहीं था। इप्शिता और नंदिनी बगल में जाकर बैठ गई। ध्रुव ने उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, क्या बात कर रही हो तुम दोनों? नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस बातें कर रहे थे। नंदिनी की बात सुनकर निधि ने कहा, बस आते ही होंगे, अभी तो अपने केबिन में किसी से बात कर रहे थे। इप्शिता नंदिनी की तरफ देखकर थोड़ी हैरानी से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? किसी बात को लेकर परेशान हो क्या? नंदिनी ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं, मुझे अगर पता होता कि बॉस अभी तक आई नहीं है तो मैं थोड़ा लेट आती। पता है, मैं अपनी एक मॉडल को बिना रेडी किए आई हूँ, वो बेचारी मेरा इंतजार कर रही होगी। इस 1 घंटे में उसका शूट है। नंदिनी की बात सुनकर ध्रुव बोला, अरे तुम्हारी इतनी सारी असिस्टेंट्स हैं, कोई ना कोई देख लेगी, डोंट वरी। नंदिनी, इप्शिता और ध्रुव तीनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और अथर्व सीधे अंदर आया और सेंटर में पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गया। तभी निधि बोली, बॉस ये लीजिए। इतना बोलकर उसने अथर्व के सामने एक फाइल रखी। अथर्व ने फाइल खोलकर कहा, हाँ तो गाइज, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज सभी को पता चल गया होगा कि इप्शिता ने फिर से यूथ मैगजीन का कवर अपने नाम किया है। उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर बेस्ट मॉडल मिस इप्शिता। मीटिंग रूम में बैठे सभी लोग इप्शिता की तरफ देखकर तालियां बजाने लगे। उन सब को शांत होने का इशारा करते हुए अथर्व बोला, मैं ध्रुव और इप्शिता के काम से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज इन दोनों के ऊपर ही एक छोटी सी मीटिंग रखी जाए और ध्रुव, तुम्हारी सैलरी 20% बढ़ाता हूँ। ये बात सुनते ही ध्रुव काफी खुश हुआ और उसने अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक यू सो मच बॉस। सब लोग अथर्व की बात सुनकर तालियां बजा रहे थे। तभी अथर्व ने इप्शिता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और मिस इप्शिता, आपके मॉडलिंग के पैशन को देखकर मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। इप्शिता हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी और उसने अपने मन में कहा, ऐसा कौन सा डिसीजन ले लिया है अथर्व सर ने जो वो इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं? उनकी ऐसी मुस्कुराहट को देखकर तो मुझे डर ही लगने लगता है। इप्शिता अपने मन में बातें बोल ही रही थी कि अथर्व बोला, इप्शिता को मैं हमारी एजेंसी का मेन मॉडल अनाउंस करता हूँ। ये बात सुनते ही इप्शिता बिल्कुल शॉक हो गई और नंदिनी खुश होकर जोर जोर से तालियां बजाने लगी। ध्रुव भी ये बात सुनकर काफी खुश हो गया, लेकिन इप्शिता अब भी शॉक में थी। इसी बीच अथर्व ने पेपर्स फाइल से निकाले और उन्हें इप्शिता के सामने रखते हुए कहा, ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट, अगले 3 साल तक आप हमारी एजेंसी की मेन मॉडल रहेंगी। एक्चुअली मैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट को और लंबा बनाना चाहता था, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे एक बार तुमसे इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। अगर तुम्हें मेरा ऑफर पसंद आता है तो प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो, और अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंज चाहिए तो जस्ट टेल मी, आई विल चेंज द कॉन्ट्रैक्ट। इप्शिता हैरानी से पेपर्स की तरफ देखने लगी। तभी नंदिनी ने इप्शिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या सोच रही हो, तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, साइन इट। इप्शिता नंदिनी की तरफ देखकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखने लगी। तभी इप्शिता ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच अथर्व सर, बट। इप्शिता बोलते बोलते चुप हो गई और उसकी आवाज में हिचकिचाहट साफ नजर आ रही थी। अथर्व उसे कंफर्टेबल करते हुए बोला, डोंट वरी, तुम्हें जल्दबाजी में फैसला लेने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास रख सकती हो और इसे ठीक से पढ़ने के बाद ही साइन करना। मैं नहीं चाहता कि तुम जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लो। इप्शिता अथर्व की बात सुनकर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच सर। अथर्व बाकी सबकी तरफ देखते हुए बोला, और बस आज की मीटिंग के लिए इतना ही। बाकी आप सब अपना अपना काम छोड़कर यहाँ आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब आप सब अपने काम पर जा सकते हैं। इतना बोलते ही मीटिंग रूम में बैठे सभी लोग एक एक करके वहां से जाने लगे। नंदिनी ध्रुव के साथ उठी और इप्शिता भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर को लेकर मीटिंग रूम से बाहर निकल ही रही थी कि अथर्व ने इप्शिता को रोकते हुए कहा, 1 मिनट इप्शिता। इप्शिता अथर्व की बात सुनकर वहीं रुक गई। नंदिनी और ध्रुव इप्शिता की तरफ देख रहे थे। तभी अथर्व बोला, अगर आप दोनों को कोई काम है तो आप लोग जा सकते हैं। नंदिनी ने तुरंत अपना सिर हिलाया और वो मीटिंग रूम से बाहर निकल गई, क्योंकि उसे बाहर अपना काम कंप्लीट करना था। ध्रुव के पास कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका और मीटिंग रूम से बाहर चला गया। इप्शिता इस समय अथर्व के साथ मीटिंग रूम में अकेली थी। अथर्व चलकर इप्शिता के बिल्कुल सामने आकर रुका और उसने बड़े ही प्यार भरी नजरों से इप्शिता की तरफ देखा। वो मुस्कुराते हुए बोला,
आई होप इप्शिता तुम्हें मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर पसंद आएगा, और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है या मेरी किसी भी बात से दिक्कत हो तो तुम मुझे तुरंत बता देना, मैं कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हिसाब से बनवा दूंगा। इप्शिता ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, थैंक यू सो मच सर, बट अभी पहले मैं एक बार कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से देख लूं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन है, मैं इसे जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती। अथर्व भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। तब इप्शिता बोली, सर आपको कुछ और भी कहना है या फिर मैं जाऊं? अथर्व इप्शिता की बात सुनकर थोड़ा सोचते हुए बोला, सबसे बड़ी बात तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना था, जो तुमने मेरे नाम के साथ साथ मेरी कंपनी का भी नाम रोशन किया। थैंक यू सो मच मेरे साथ पिछले 5 महीने से काम करने के लिए। इप्शिता उसकी बात सुनकर ओवरवेल्म्ड होते हुए बोली, अरे सर, आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, और शायद अगर आप मुझे अपनी कंपनी में ना लेते तो मैं आज इस पोजीशन पर ना पहुंच पाती। अथर्व इप्शिता की ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, वैसे मुझे तुमसे एक और बात पूछनी थी। इप्शिता बोली, हाँ सर, बोलिए क्या पूछना है। अथर्व बोला, एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि तुम सच में मेरी कंपनी के लिए काफी लकी हो। जब से तुमने मेरी कंपनी ज्वाइन की है मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तभी मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे साथ ये डील की जाए। इप्शिता उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराई और अपने बालों को कान के पीछे करने लगी। अथर्व इप्शिता के चेहरे की तरफ ही देख रहा था और तभी बोला, क्या तुम फ्री हो? एक्चुअली मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारा फोटोशूट खत्म हो गया है और अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो क्या आज हम कॉफी पर चल सकते हैं? एक्चुअली मैं तुम्हारी सक्सेस और इस खुशी में शामिल होना चाहता था, तो क्या अगर तुम फ्री हो तो हम कॉफी पर चलें? अथर्व की ये बात सुनकर इप्शिता ने कहा, ओ गॉड, फिर से वही सवाल, अब आज कौन सा बहाना बनाऊं? इप्शिता थोड़ा सोचते हुए बोली, वो एक्चुअली सर, आज हमें थोड़ा अपने पर्सनल काम से बाहर जाना था, किसी और दिन चले कॉफी पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराई और अपने बालों को कान के पीछे किया। अथर्व इप्शिता के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। तभी उसने कहा, क्या तुम फ्री हो? एक्चुअली मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारा फोटोशूट खत्म हो गया है और अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो क्या आज हम कॉफी पर चल सकते हैं? एक्चुअली मैं तुम्हारी सक्सेस और इस खुशी में शामिल होना चाहता था, तो क्या अगर तुम फ्री हो तो हम कॉफी पर चलें? ओह गॉड, फिर से वही सवाल, अब आज कौन सा बहाना बनाएं हम? इप्शिता ने कहा। इप्शिता थोड़ा सोचते हुए बोली, वो एक्चुअली सर क्या है ना, आज हमें थोड़ा अपने पर्सनल काम से बाहर जाना था, हम किसी और दिन चलेंगे कॉफी पर। अथर्व इप्शिता की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, पिछले 3 महीने से ही तो मैं यही सुन रहा हूँ, हर बात में पूछता हूँ और तुम्हें कोई ना कोई और जरूरी काम होता है उसी दिन। एनीवेज कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अपने पर्सनल काम से कहीं जाना है तो चली जाओ। इप्शिता ने अथर्व की ये बात सुनते ही मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, थैंक यू सो मच सर। इतना बोलकर इप्शिता जल्दी से मीटिंग रूम से बाहर निकल गई। अथर्व उसे इस तरह भागते देखकर मुस्कुराते हुए बोला, भाग लो इप्शिता, मैं भी देखता हूँ आखिर कब तक भागोगी। और वैसे भी तुम्हारे जैसी इतनी खूबसूरत लड़की को डेट पर ले जाना कोई छोटी बात तो नहीं है, और तुम्हारे लिए तो मैं 3 महीने क्या 3 साल भी इंतजार कर लूंगा। वैसे भी आज नहीं तो कल किसी ना किसी दिन तो तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो ही जाओगी, और मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इप्शिता के बारे में इतना बोलकर अथर्व वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। उसकी टेबल पर सामने इप्शिता की कवर इमेज वाली कई सारी मैगजीन्स रखी थीं। वो उन मैगजीन्स को उठाकर बहुत ही ध्यान से देखने लगा। अपने हाथ की उंगलियों से इप्शिता की फोटो को इस तरह से छूने लगा जैसे कि वो फोटोज को नहीं बल्कि इप्शिता को ही टच कर रहा था। इप्शिता की वो सारी फोटोज देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वहीं दूसरी तरफ इप्शिता मीटिंग रूम से बाहर निकली और बाहर आते ही चारों तरफ नजर घुमाकर नंदिनी और ध्रुव को ढूंढने लगी। उसने थोड़ा सा आगे जाकर देखा तो नंदिनी अपनी मॉडल का मेकअप करने में बिजी थी और ध्रुव उसे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। इप्शिता नंदिनी के पास जाकर बोली, नंदिनी, कब खत्म होगा तुम्हारा काम? नंदिनी ने इप्शिता की तरफ देखा, वो अपने काम में ही बिजी थी। उसने कहा, मैं तो अभी बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, आज काफी ज्यादा काम है, लेकिन अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो ईशु तो तुम घर चली जाओ। इप्शिता ने जवाब दिया, हमारा काम तो खत्म हो गया है और हम सोच रहे थे कि तुम भी अपना काम फिनिश कर लो तो दोनों एक साथ ही चलेंगे।
नंदिनी ने अपने सामने बैठी मॉडल के मेकअप को ठीक करते हुए कहा, अरे यार, अगर तुम मेरा वेट करोगी तब तो आराम से शाम के 6-7 बज जाएंगे। मेरा काम अभी खत्म नहीं होने वाला। एक काम करो, तुम ये लो कार की चाबी और घर पहुंचो, मैं आ जाऊंगी। इप्शिता ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं, तुम्हें अगर लेट होगा तो तुम ही कार से आ जाना, हम अपने लिए कैब बुक कर लेते हैं। नंदिनी ने उसकी तरफ देखकर कहा, अरे नहीं, तुम कार ले जाओ, और वैसे भी जब मेरा काम खत्म होगा तो मैं उदय को फोन कर लूंगी, वो आ जाएंगे मुझे लेने। इसी बहाने उनके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर लूंगी। नंदिनी ने जैसे ही ये बात कही, इप्शिता उसे छेड़ते हुए बोली, अच्छा तो ये बात है। वैसे शाम को कार में क्वालिटी टाइम बिताने का क्या मतलब है? तुम दोनों रात में लूडो खेलते हो क्या? इप्शिता के मुंह से ये बात सुनकर नंदिनी बिल्कुल शॉक हो गई। उसे इप्शिता के मुंह से इस तरह की कोई बात सुनने की उम्मीद नहीं थी। वो उसे घूरते हुए देखने लगी। जिस मॉडल का नंदिनी मेकअप कर रही थी वो भी हंसने लगी। नंदिनी ने मेकअप ब्रश टेबल पर रखा और उसने अपने असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो उस मॉडल का मेकअप कंप्लीट करे। नंदिनी भागते हुए इप्शिता के पास आई और इप्शिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, पागल हो जाती हो क्या तुम? कहीं पर कुछ भी बोल देती हो। नंदिनी को इस तरह धीमी आवाज में बोलते देखकर इप्शिता ने कहा, अरे यार, मजाक कर रहे हैं हम, तुम्हें परेशान करने में अच्छा लगता है हमें। चलो ठीक है, लाओ चाबी, हम निकल रहे हैं। तुम आराम से अपना काम फिनिश करके भाई के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए आना। इतना बोलकर इप्शिता मुस्कुराने लगी और उसने कार की चाबी ली। वो सीधे एजेंसी से बाहर निकलने लगी। इप्शिता को वहां से जाते देखकर नंदिनी अपना सर दाएं बाएं हिलाते हुए कहा, ये लड़की इतनी जल्दी इतना चेंज हो जाएगी, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ है उसके लिए। वैसे भी इतने दिनों तक वो अभिमन्यु की वजह से ट्रॉमा में रही और अब वो खुद को इतना चेंज कर रही है, तो ये हम सब के लिए और उसके लिए भी अच्छा ही है। इतना बोलकर नंदिनी मुस्कुराने लगी और वापस अपने काम में लग गई। वहीं इप्शिता सीधे एजेंसी से बाहर निकली और कार ड्राइव करना शुरू किया। वो रास्ते में थोड़ी ही दूर पहुंची थी। इप्शिता के मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। उसने खुद से बात करते हुए कहा, आई थिंक इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले भाई से एक बार इस बारे में बात करनी चाहिए और उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताना चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट करना सही है तो ही हम ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं तो हम साफ साफ मना कर देंगे। लेकिन हमें लगता नहीं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को मना करने से हमें कोई भी प्रॉफिट होने वाला है, और वैसे भी 3 साल तक एक तरह से देखा जाए तो हमें काफी कुछ और सीखने को भी मिल जाएगा। इप्शिता ड्राइव कर ही रही थी, तभी उसने कहा, अरे हाँ, आंटी ने कहा था कि आज शाम को सेलिब्रेशन होगा, तो एक काम करते हैं, रास्ते में जो फेमस रॉयल बेकरी पड़ती है वहां से अपना और नंदिनी का फेवरेट केक ले लेंगे, तो शाम को सबका मुंह मीठा करने के लिए कुछ होगा, और केक तो सबको ही पसंद है। इप्शिता ये सब सोचते हुए बेकरी की तरफ जाने के लिए ड्राइव कर ही रही थी कि तभी अचानक से इप्शिता की कार चलते चलते रुक गई। इप्शिता ने कार की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या हुआ? कार अचानक से कैसे बंद हो गई? इप्शिता ने 3-4 बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इप्शिता ने आसपास देखा और उसने बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होते हुए कहा, वाओ, व्हाट अ ग्रेट टाइमिंग। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बीच सड़क पर ही इस कार को भी बंद होना था। अब हम क्या करें? यहाँ पर तो आसपास हमें कोई मैकेनिक भी नहीं होगा जो हम उससे हेल्प ले लें। इप्शिता इतना बोलकर कार से बाहर निकली और उसने देखा कार के बोनेट के पास से हल्का धुआं निकल रहा था। इप्शिता ने जैसे ही कार का बोनेट छुआ तो उसे समझ में आया कि वो काफी ज्यादा गर्म हो गया था। इप्शिता ने तुरंत अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, ओह गॉड, ये तो काफी ज्यादा हीट हो रहा है, शायद इसी वजह से कार बंद हो गई है। आई थिंक हमें किसी मैकेनिक को बुलाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर इप्शिता ने कार के अंदर से अपना मोबाइल फोन निकाला और उसने देखा कि उसके मोबाइल फोन में बैटरी ही नहीं थी। इप्शिता ने अपना फोन वापस पैसेंजर सीट पर फेंकते हुए कहा, वाह, इस फोन को भी अभी खराब होना था। सारी प्रॉब्लम्स एक साथ ही सिर पर आकर खड़ी हो जाती हैं। इप्शिता इतना बोलकर वहीं कार के बाहर ही आकर खड़ी हो गई। उसने इधर उधर देखा, उसे ऐसा कोई भी नजर नहीं आ रहा था जिससे वो मदद मांग सके। इप्शिता ने अपने गले पर हाथ रखते हुए कहा, क्या करें अब हम? हमें तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि कार में क्या हो गया, और ऊपर से हमारा गला भी इतना सूख रहा है। इप्शिता ने इतना बोलकर कार के अंदर रखी पानी की बोतल को उठाया और बोतल बाहर निकालकर वहीं कार के पास ही खड़ी होकर पानी पीने लगी। तभी पता नहीं इप्शिता के दिमाग में क्या आया कि इप्शिता ने पानी पीने के बाद बोतल का बचा हुआ पानी कार की बोनट खोलकर अंदर डाल दिया। वो काफी देर तक वहीं पर खड़ी होकर वेट कर रही थी,
लेकिन जब उसे वहां पर कोई भी मदद करने के लिए नहीं मिला तो इप्शिता दोबारा से अपनी कार में आकर बैठ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, चलो एक बार फिर से स्टार्ट करके देखते हैं, शायद स्टार्ट हो जाए। इप्शिता ने अपनी फिंगर क्रॉस्ड की और कार को स्टार्ट करने के लिए उसने कार की चाबी को ट्विस्ट किया। पहली बार में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार में जैसे ही इप्शिता ने कार की चाबी को घुमाई तो कार स्टार्ट हो गई। इप्शिता खुश होते हुए बोली, अरे वाह, ये तो स्टार्ट हो गई, चलो अच्छी बात है। इतना बोलकर इप्शिता ने कार स्टार्ट की और सीधे रोड की तरफ आई। इप्शिता बेकरी पहुंचने ही वाली थी कि फिर से उसकी कार बंद हो गई। इप्शिता ने इरिटेट होते हुए कहा, पता नहीं क्या हो रहा है इस कार में, आखिर प्रॉब्लम क्या है? हम आज ही घर जाकर भाई से बोल देंगे कि प्लीज इस कार की सर्विस करवा दें। इप्शिता कार से बाहर उतरी और वो कार के बोनेट के पास आकर फिर से खड़ी हुई। उसने कार को घूरते हुए कहा, आज से पहले तो तुमने कभी भी इतने नखरे नहीं दिखाए थे, तो फिर आज क्या हो गया तुम्हें? क्यों आज इतने नखरे दिखा रही हो? इप्शिता कार से ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहां पर एक आदमी आया। उसने नॉर्मल जीन्स और वाइट शर्ट पहन रखी थी। उसकी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड थीं और उसने मुंह पर मास्क और आंखों पर काले रंग का चश्मा लगाया हुआ था। वो इप्शिता के पास आकर काफी भारी आवाज में बोला, एक्सक्यूज मी मिस, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या आपकी कार में? आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इप्शिता ने जैसे ही वो आवाज सुनी, वो पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन आप कौन हैं? उस अनजान आदमी ने इप्शिता का सवाल पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहा, हमने देखा कि आप यहाँ पर अपनी कार रोककर खड़ी हैं और थोड़ी परेशान लग रही हैं। आपकी कार में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? इप्शिता ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं हमारी कार को क्या हो गया है, अचानक से चलते चलते रुक रही है। उस आदमी ने सीधे ही कहा, आपको कहाँ जाना है? आइए हम आपको छोड़ देते हैं। इप्शिता उस आदमी को घूरते हुए देखने लगी, क्योंकि उस आदमी ने ब्लैक कलर का मास्क और ब्लैक कलर के ही सनग्लासेस लगाए हुए थे। वो खुद ही इप्शिता से बात करने के लिए आया था। इप्शिता ने उसे फिर से सिर से लेकर पांव तक ऑब्जर्व करते हुए अपने मन में कहा, ये है कौन और इस तरह से बिना मांगे ही हमारी मदद के लिए क्यों आ रहा है? और कॉन्फिडेंस तो देखो, सीधे ही अपने साथ आने के लिए बोल रहा है। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता अपनी कार से ये सब बोल रही थी, तभी वहां एक आदमी आया। उसने साधारण जीन्स और सफेद शर्ट पहन रखी थी। शर्ट की बाहें ऊपर तक चढ़ी हुई थीं। उसने मुंह पर मास्क और आंखों पर काले चश्मे लगा रखे थे। वो इप्शिता के पास आकर तेज आवाज में बोला, एक्सक्यूज मी मिस, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या आपकी कार में? आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इप्शिता ने आवाज सुनकर पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा और बोली, लेकिन आप कौन हैं? उस अनजान आदमी ने इप्शिता के सवाल को अनसुना करते हुए कहा, हमने देखा कि आप यहाँ अपनी कार रोककर खड़ी हैं और थोड़ी परेशान लग रही हैं। आपकी कार में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? इप्शिता ने उस आदमी की ओर देखते हुए कहा, पता नहीं हमारी कार को क्या हो गया है, अचानक से चलते चलते रुक रही है। उस आदमी ने सीधे कहा, आपको कहाँ जाना है? आइए हम आपको छोड़ देते हैं। इप्शिता उस आदमी को घूरने लगी। उस आदमी ने काले रंग का मास्क और काले रंग के ही सनग्लासेस पहने हुए थे। वो खुद ही इप्शिता से बात करने आया था। इप्शिता ने उसे सिर से पांव तक देखा और मन ही मन सोचा, ये है कौन और इस तरह से बिना मांगे ही हमारी मदद के लिए क्यों आ रहा है? और कॉन्फिडेंस तो देखो, सीधे ही अपने साथ आने के लिए बोल रहा है। इप्शिता उस आदमी को घूरते हुए देख रही थी। इप्शिता को ऐसे देखकर उस अनजान आदमी ने कहा, आप इतना क्या सोच रही हैं? लिफ्ट देने की बात की है हमने आपसे, आपकी किडनी नहीं मांगी। इप्शिता ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोली, नो थैंक्स, हमें आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। इतना बोलकर इप्शिता ने कार से अपना पर्स निकाला, कार लॉक की और बेकरी की ओर देखते हुए बोली, पता नहीं कौन है ये आदमी, बेवजह ही बात करने के मौके ढूंढ रहा है। एक काम करते हैं, थोड़ी ही दूर पर तो बेकरी है, यहाँ से पैदल चले जाते हैं और वहाँ जाकर अपना मोबाइल चार्ज कर लेंगे, फिर किसी कैब को बुक करके घर चले जाएंगे। इस तरह यहाँ अकेले रास्ते में खड़े होना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पता नहीं इसके जैसे और कितने लफंगे आ जाएं। इतना बोलकर इप्शिता सीधे उस बेकरी की ओर जाने लगी। जाते जाते इप्शिता ने एक बार पलटकर उस आदमी को देखा। वो अभी भी इप्शिता की कार के पास ही खड़ा था। इप्शिता जैसे ही उस बेकरी में पहुंची, बेकरी के ओनर ने इप्शिता को देखते हुए कहा, वेलकम मैम, द रॉयल्स बेकरी में आपका स्वागत है, बताइए क्या लेंगी आप?
इप्शिता ने सामने शोकेस में लगे सारे केक की ओर देखते हुए कहा, एक्चुअली हमें तो बस पाइनएप्पल फ्लेवर का एक केक चाहिए। उस बेकरी के मैनेजर ने वहीं बेकरी शॉप में काम करने वाले एक लड़के की ओर देखते हुए कहा, छोटू, मैम का एक पाइनएप्पल फ्लेवर केक पैक करो। उस ओनर ने इप्शिता की ओर देखकर मुस्कुराते हुए फिर से पूछा, एनीथिंग एल्स मैम? इप्शिता ने थोड़ा सा झिझकते हुए कहा, वो हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है, क्या इसे आप 5 मिनट के लिए चार्जिंग पर लगा सकते हैं? उस मैनेजर ने कहा, यस ज़रूर, वाई नॉट मैम। इतना बोलकर उसने इप्शिता का फ़ोन लिया और फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर बोला, आप थोड़ी देर वेट करिए मैम, जब तक आपका केक पैक हो रहा है इतनी देर में आपका फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा। इप्शिता ने उसकी ओर देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच। इतना बोलकर इप्शिता वहीं बैठ गई और उस बेकरी का मैनेजर अपने काम में व्यस्त हो गया। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी आज की मैगजीन बुक के कवर पर पड़ी। उसने जैसे ही इप्शिता की फोटो कवर पर देखी, वो उसे पहचान गया। उसने तुरंत पीछे पलटकर इप्शिता को देखा, मैगजीन उठाई और इप्शिता के पास आकर बोला, मैम, इज दैट यू? इप्शिता ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, यस। उसने कहा, आप मॉडल हैं। मुझे नहीं पता था कि आप जैसी इतनी बड़ी और फेमस मैगजीन की फ्रंट कवर पर आने वाली मॉडल भी मेरी बेकरी में आ सकती है। इप्शिता उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, मॉडल तो हम अभी कुछ महीने पहले ही बनी हैं, बट आपकी बेकरी से तो हम हमेशा ही सामान खरीदते आए हैं अंकल। इप्शिता ने जैसे ही ये बात कही, वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। तभी उसने वहां काम कर रहे लड़के की ओर देखते हुए कहा, छोटू, मैम के लिए एक डाइट कोक लेकर आओ। इप्शिता ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं, रहने दीजिए, हम कोक नहीं पीते हैं। इप्शिता की बात सुनकर वो मैनेजर बोला, अच्छा ठीक है, कोक नहीं तो हमारी बेकरी का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिल्कशेक ट्राई कर लीजिए, वो बहुत अच्छा होता है, या फिर कोल्ड कॉफी, हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है आपके लिए। इप्शिता उनसे मना कर ही रही थी कि तभी वही मास्क और सनग्लास वाला आदमी उस बेकरी के अंदर आया। इप्शिता मैनेजर से बात कर रही थी, तभी उसकी नज़र अपने मोबाइल फोन पर पड़ी और उसने अपना फोन उठाते हुए कहा, आई थिंक हमारा फोन चार्ज हो गया है, थैंक यू सो मच, आप प्लीज केक पैक कर दीजिए, हमें घर जाना है। थोड़ी ही देर में इप्शिता का केक पैक होकर उसके पास आ गया और उस मैनेजर ने पूछा, ओके मैम, आप पेमेंट कैश करेंगी या कार्ड? इप्शिता ने कहा, कार्ड। इतना बोलकर उसने पर्स से कार्ड निकाला और अपना कार्ड स्वाइप किया, लेकिन पेमेंट फेल हो गया। इप्शिता ये देखकर बोली, क्या हो रहा है, हमारा कार्ड तो कभी ऐसा नहीं करता। इतना बोलकर इप्शिता ने दोबारा अपना कार्ड स्वाइप किया और हैरानी से कार्ड की ओर देखने लगी। तभी वो मास्क और सनग्लासेस पहने हुए आदमी उसके पास आते हुए बोला, कितना पेमेंट है बताइए, हम पे कर देते हैं। जैसे ही इप्शिता ने उस आदमी को देखा, इप्शिता उसके घूरते हुए बोली, तुम यहाँ, तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? इप्शिता ने बिना किसी डर के तुरंत बिल्कुल सीधे तौर पर उस आदमी से ये बात पूछ ली। तभी उस आदमी ने आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप, हम भला आपका पीछा क्यों करेंगे, और हम तो यहाँ पर अपना भी कुछ सामान लेने के लिए आए हैं। भैया, 2 पुडिंग पैक कर दीजिए और एक ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री। इप्शिता उस आदमी को घूरते हुए देखने लगी, क्योंकि उसे उस आदमी की बात पर जरा भी भरोसा नहीं था। इप्शिता ने उसे मना किया और अपने पर्स से कैश निकाला और पेमेंट कर दिया। इप्शिता अपना केक उठाकर वहां से जा ही रही थी कि तभी इप्शिता की नज़र उस आदमी के साइड फेस पर गई। इप्शिता उसे हैरानी से देखते हुए बोली, ये है कौन, और हो ना हो ये हमारा पीछा ही कर रहा है, वरना इस तरह पहले वहाँ कार के पास हमारी मदद करने के लिए रुकना और फिर उसके बाद बेकरी में आना, ये दोनों ही चीज़ें कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती। ज़रूर ये हमारा पीछा ही कर रहा है, लेकिन ये है कौन और हमें ये इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? इप्शिता वहीं रुककर उस आदमी को घूरते हुए देख रही थी और वो आदमी बेकरी से अपना सामान लेने में व्यस्त था। उसने ध्यान नहीं दिया कि इप्शिता अभी भी वहीं पर खड़ी होकर उसे घूरते हुए देख रही है। जैसे ही इप्शिता ने उस आदमी की ऊंचाई और बनावट को देखा, उसने धीमी आवाज में कहा, ये आदमी हमें अभिमन्यु की पर्सनालिटी का क्यों लग रहा है? अभिमन्यु, वो यहाँ मुंबई में कैसे हो सकते हैं? वो तो उदयपुर में होंगे ना, हम भी क्या बेकार लोगों के बारे में सोच रहे हैं? इप्शिता इतना बोलकर वहां से जाने लगी थी, तभी इप्शिता ने फिर से पलटकर उस आदमी की ओर देखा और इप्शिता को उस पर शक हो रहा था। तभी इप्शिता धीरे से पीछे पलटी और वो उस आदमी के पीछे जाकर खड़ी हुई। उसने देखा उसकी एकदम सही ऊंचाई अभिमन्यु के जितनी ही थी। इप्शिता ने मन में कहा, पर्सनालिटी तो बिल्कुल अभिमन्यु जैसी ही लग रही है, हमने इन्हें पहले नोटिस क्यों नहीं किया? इप्शिता अपने मन में ये बात बोल रही थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे थे। वो मान ही नहीं रही थी कि अभिमन्यु यहाँ पर हो भी सकता है। तभी इप्शिता ने धीमी आवाज में अभिमन्यु का नाम पुकारा। अभिमन्यु?
सामने खड़ा वो आदमी तुरंत हाँ भरते हुए बोला, हाँ बोलिए इप्शिता। जैसे ही उसने उस आदमी के मुंह से अपना नाम सुना, इप्शिता का शक तुरंत यकीन में बदल गया। इप्शिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने अपने चेहरे से मास्क और सनग्लासेस उतार दिए। इप्शिता के चेहरे के सामने अभिमन्यु का चेहरा। इप्शिता के दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गईं। इप्शिता 2 कदम पीछे हटी और वो बेकरी से वापस बाहर जाने के लिए मुड़ी ही थी। तभी अभिमन्यु तेज कदमों से आगे आया और इप्शिता के सामने रुकते हुए बोला, 1 मिनट रुकिए, हमें आपसे बात करनी है। अच्छा हुआ आपने खुद ही हमें पहचान लिया, नहीं तो हम इतनी देर से आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इप्शिता ने अभिमन्यु की इस बात को अनसुना किया। वो साइड होकर उस बेकरी से बाहर जाने लगी। तभी अभिमन्यु ने कहा, एक बार इप्शिता, प्लीज हमारी बात तो सुन लीजिए। इप्शिता ने चिढ़ते हुए कहा, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही हमें आपकी कोई बात सुननी है। इतना बोलकर इप्शिता वहां से जाने लगी। तभी वो मैनेजर वहां पर आते हुए बोला, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? इप्शिता ने मना करते हुए कहा, नहीं अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभिमन्यु ने उस मैनेजर की बात का ध्यान ही नहीं दिया। इप्शिता से कहा, एक बार मेरी बात सुन लो। तभी उस मैनेजर ने कहा, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हम। वो बोल ही रहा था कि इप्शिता ने तेज आवाज में कहा, नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती। इतना बोलकर इप्शिता अभिमन्यु को घूरते हुए देखने लगी। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्शिता के मुंह से ये बात सुनी, वो बिल्कुल दंग रह गया। उसने हैरान होते हुए कहा, क्या कहा आपने, आप हमें नहीं जानती? इप्शिता ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप वहां से सीधे बाहर निकल आई। अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, आई नो इप्शिता, हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं और आपका नाराज होना जायज भी है, लेकिन इस तरह से इतनी बड़ी बात बोलना ये सही नहीं है। आप ऐसे कैसे मना कर सकती हैं कि आप हमें नहीं जानती? इतना बोलकर अभिमन्यु सीधे इप्शिता के पीछे पीछे भागा। इप्शिता तुरंत वहां से आगे बढ़ी। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो अभिमन्यु भागते हुए उसके पास आ रहा था। इप्शिता ने अपने चलने की स्पीड तेज कर दी। वो तेज कदमों से चलकर आई। उसने अपनी कार का दरवाजा खोला। वो कार के अंदर आकर बैठ गई। अभिमन्यु ने उसकी कार का दरवाजा बंद होने से पहले ही अपना हाथ कार के दरवाजे के बीच लगाकर उसे रोकते हुए कहा, इप्शिता, प्लीज एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। उसके बाद आप जो कहेंगी हम वही करेंगे। आपको अगर हमें सजा देनी है तो आप हमें सजा दे दीजिएगा। हम जानते हैं हम आपके गुनाहगार हैं। हम आपसे पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हैं। इप्शिता ने अभिमन्यु को घूरते हुए देखकर कहा, अपना हाथ हटाइए। अभिमन्यु ने कार का दरवाजा बंद होने से रोकने के लिए एकदम कसकर पकड़ा हुआ था। इप्शिता भी उसकी वजह से कार का दरवाजा बंद नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने एकदम चिढ़ते हुए कहा, आपको चोट लग जाएगी, हटाइए अपना हाथ। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता ने अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, अपना हाथ हटाइए। अभिमन्यु ने कार का दरवाजा पकड़ा हुआ था। इप्शिता ने कार का दरवाजा बंद करते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? आपको चोट लग जाएगी, हटाइए अपना हाथ। अभिमन्यु इप्शिता की तरफ बड़ी ही उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। उसने अपना हाथ कार के दरवाजे पर से नहीं हटाया। इप्शिता ने चिढ़ते हुए कहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, इसलिए हाथ हटाइए और हमें जाने दीजिए। इप्शिता की बात सुनकर अभिमन्यु ने कहा, ठीक है, मत करिएगा कोई बात, लेकिन आप हमारी बात सुन तो सकते हैं ना? एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हमने उस दिन ऐसा क्यों किया? हम आपको शादी के मंडप में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। इप्शिता ने अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने अकेला छोड़ दिया हमें। अब हम आपका कोई एक्सप्लेन नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए प्लीज। इतना बोलकर इप्शिता ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अभिमन्यु का हाथ कार के दरवाजे से हटाया। उसने कार का दरवाजा पटकते हुए बंद किया और फिर कार को अंदर से लॉक कर लिया। अभिमन्यु इप्शिता की कार के बाहर खड़ा उसके शीशे को नोंकते हुए बोला, प्लीज इप्शिता, बस एक आखिरी बार हमारी बात सुन लीजिए। मगर इप्शिता ने उसकी बात न सुनने की शायद कसम खा रखी थी। उसने अपनी कार की तरफ देखते हुए कहा, अगर अभी कार स्टार्ट नहीं हुई तो हम अभी के अभी कैब बुक कर लेंगे। इतना बोलकर इप्शिता ने अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश की। 2-3 बार ट्राई करने पर कार स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन चौथी ही बार जैसे ही इप्शिता ने कार की चाबी घुमाई, कार स्टार्ट हो गई।
जैसे ही कार स्टार्ट हुई, इप्शिता ने तुरंत दूसरे गियर में हाथ डाला और सीधे तेज रफ्तार में वहां से आगे निकल गई, क्योंकि वो सच में अभिमन्यु से कोई बात नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुंची, उसने कहा, प्लीज गॉड, अब इस कार को बंद मत करिएगा। इतना बोलकर इप्शिता ने मिरर से पीछे की तरफ देखा। अभिमन्यु अभी भी वहीं अपनी जगह पर खड़ा उसे जाता हुआ देख रहा था। इप्शिता ने एक गहरी सांस ली। उसने अपना पूरा ध्यान ड्राइविंग पर लगाया। वो सीधे घर की तरफ निकल आई। उसकी कार कहीं पर भी नहीं रुकी। वो सीधे फ्लैट के नीचे आकर रुकी। उसने गाड़ी से अपना सारा सामान निकाला और सीधे अपार्टमेंट पहुंची। उसे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। आज 6 महीने बाद ऐसे अचानक से अभिमन्यु से मिलना उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अभिमन्यु इस तरह रास्ते में उसे मिलेगा, ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बस इत्तेफाक से उससे मिला या फिर जानबूझकर उसका पीछा कर रहा था। ये सब सोचकर वो एकदम परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका अतीत फिर से आकर उसके वर्तमान में खड़ा हो जाए। वो सब कुछ बड़ी मुश्किल से ही पीछे छोड़ पाई थी, और अब फिर से वही सब उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अपार्टमेंट पहुंचते ही उसका चेहरा अभिमन्यु की वजह से काफी ज्यादा उतर गया था। जब वो लिफ्ट में थी, उसने अपने मन में कहा, क्यों अभिमन्यु, क्यों वापस आ रहे हैं हमारी लाइफ में? हमें नहीं लगता हम दोबारा आपको कभी भी अपनी लाइफ में स्वीकार कर पाएंगे। आपका हमसे दूर रहना ही सही है। बहुत मुश्किल से संभाला है हमने खुद को। दोबारा फिर से आपका मेरी जिंदगी में आना, ये अब हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम किसी भी हाल में आपको अब अपनी फैमिली की लाइफ के बीच में दखल अंदाजी नहीं करने देंगे। आप होंगे कुंवर अपने राजघराने के, लेकिन शादी वाले दिन आपने हमारे साथ जो किया, उसके बाद अब हमारी नजरों में आपके लिए कोई इज्जत नहीं बची है। इप्शिता ये सारी बातें सोच रही थी और उसे पता भी नहीं चला कि उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। और तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। इप्शिता सीधे अपार्टमेंट के दरवाजे के पास आकर डोरबेल बजाने लगी। तभी नंदिनी की माँ किचन से दरवाजे तक आईं। उनके हाथ में कलछी थी। उन्होंने दरवाजा खोला। अपने सामने इप्शिता को खड़े देखकर उन्होंने थोड़ा आश्चर्य करते हुए कहा, अरे इप्शिता बेटा, तुम इतनी जल्दी? मुझे तो लगा था कि आज तुम्हारे ऑफिस में पार्टी होगी, लेकिन तुम तो इतनी जल्दी आ गईं। इप्शिता ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आंटी, एक्चुअली बॉस ने मीटिंग तो की थी, लेकिन उसके बाद हमारा काम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, तो हमने सोचा क्यों ना हम आप लोगों के साथ अपनी खुशी सेलिब्रेट करें। वैसे भी ऑफिस में कहाँ अच्छे से कुछ सेलिब्रेट हो पाता है, इसीलिए मैंने सोचा अगर मैं जल्दी आ जाऊंगी तो आपकी थोड़ी मदद कर दूंगी। इप्शिता की बात सुनकर नंदिनी की माँ खुश होते हुए बोली, थैंक यू सो मच बेटा, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बना लिया है, बस यही सोच रही थी कि मीठे में क्या बनाऊं। तभी इप्शिता ने अपने हाथ में पकड़े हुए केक के बॉक्स को उन्हें देते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है आंटी मीठा बनाने की, मैं केक ले आई हूँ, हम इसी से मुंह मीठा कर लेंगे। वैसे भी सारा दिन तो आप किचन में लगी रहती हैं, आपको रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है। एक काम करिए, जब तक भाई और नंदिनी नहीं आ जाते, आप भी थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, तब तक मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। इतना बोलकर इप्शिता ने केक का बॉक्स वहीं टेबल पर रख दिया। फिर वो पानी निकालकर पीने लगी। इप्शिता के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसे देखते ही नंदिनी की माँ को उस पर थोड़ा शक हुआ। उन्होंने उसके बगल में बैठते हुए कहा, क्या बात है इप्शिता बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? इप्शिता उनकी बात सुनकर ना कहकर अपना सिर हिलाकर बोली, नहीं आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बस थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, फ्रेश हो जाएंगे तो बेहतर महसूस करेंगे। इप्शिता उन्हें अभिमन्यु के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, इसलिए इतना बोलकर वो उठी और सीधे अपने बेडरूम की तरफ चली गई। उसे जाते देखकर नंदिनी ने कहा, कुछ तो हुआ है इप्शिता के साथ, वरना जब गई थी तो अच्छी खासी थी, अभी आई है तो इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? आखिर हुआ क्या है? इप्शिता चुपचाप अपने रूम में आकर बैठी। उसने वॉशरूम के अंदर जाकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। उसने आईने में अपना चेहरा देखा। उसका चेहरा सच में पीला पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस तरह अचानक से अभिमन्यु के वापस आने पर इतना अजीब क्यों महसूस कर रही है। इप्शिता ने खुद से सवाल करते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अभिमन्यु की वजह से अपनी लाइफ में कोई प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। उनकी वजह से हमारी लाइफ में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम क्यों भला उनकी वजह से अपनी लाइफ बर्बाद करें? पहले ही वो मुझे इतना आघात पहुंचा चुके हैं, अब और नहीं। वैसे भी हम जब से भाई और नंदिनी के साथ यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तब से ही हमने उदयपुर की सारी यादें, सब कुछ वहीं छोड़ दिया था।
अब आपका इस तरह से हमारी लाइफ में आना हमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकता। हम अब एक स्वतंत्र लड़की हैं जो अपने सपने पूरे कर रही है, और हमें आप जैसे किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है जो शादी वाले दिन किसी लड़की को मंडप में छोड़कर चला जाए। ऐसे आदमी को हमारी लाइफ में होने का कोई हक नहीं है। इप्शिता ने इतना बोलकर एक गहरी सांस ली। वो बस खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी। वो जानती थी कि अभिमन्यु को देखकर वो पिघल नहीं सकती थी, और जिस तरह से वो उससे विनती कर रहा था वो सब अभी भी इप्शिता को याद आ रहा था। लेकिन उसने उसकी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि अभिमन्यु ने जो उसके साथ किया वो सच में बहुत गलत था। इस समय इप्शिता काफी ज्यादा दुखी थी। उसे अभिमन्यु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसलिए इप्शिता ये अपनी तौलिया उठाई और खुद को शांत करने के लिए वो शावर लेने के लिए चली गई। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी का काम जैसे ही खत्म हुआ, उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और उदय को कॉल करने लगी। उदय ने जैसे ही उसका नंबर देखा, उसने जल्दी से कॉल पिकअप करते हुए कहा, हेलो मिसेस, क्या बात है, इस समय हमें कॉल करने की कोई खास वजह? नंदिनी ने उदय की आवाज सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वैसे तो कोई खास वजह नहीं है। एक्चुअली इशिता घर चली गई है। मैंने उसे कार ले जाने के लिए बोल दिया था। तो मैं ये सोच रही थी, क्या आप मुझे ऑफिस से वापस लौटते समय पिकअप कर सकते हैं, अगर आप फ्री हों तो? लेकिन अगर आप बिजी हैं या आपको ऑफिस से निकलने में समय लगने वाला है तो कोई बात नहीं, मैं कैब बुक कर लूंगी। नंदिनी की आवाज़ सुनकर उदय ने उसकी बात बीच में ही रोकते हुए कहा, अरे नेकी और पूछ-पूछ, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कैब बुक करने की। हम आपको पिकअप करने आ रहे हैं। वैसे भी हमें आपको एक गुड न्यूज़ भी देनी है। नंदिनी ने जैसे ही उदय के मुंह से गुड न्यूज़ शब्द सुना, वो कंफ्यूज होते हुए बोली, कैसी गुड न्यूज़? आपको भी गुड न्यूज़ देनी है? आज का दिन तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक के बाद एक गुड न्यूज़ सुनने को मिल रही है। बताइए क्या हुआ? उदय ने नंदिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, आज का दिन तो सच में बहुत अच्छा था। आशा है अब हमारी लाइफ में आने वाला हर एक दिन इसी तरह का हो। हमारी फैमिली को किसी की नज़र न लगे। नंदिनी उदय की बात सुनकर बोली, हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा। हम सबको किसी की नज़र नहीं लगेगी। जितनी नज़र लगनी थी वो सब पहले ही लग चुकी है। अब हम सब एक साथ हमेशा खुश रहेंगे। उदय नंदिनी की बात सुनकर हामी भरता हुआ बोला, हाँ बिल्कुल, तो ठीक है, अब थोड़ी देर में आपको पिकअप करते हैं। नंदिनी ने उसकी बात सुनकर उसे रोकते हुए कहा, अरे लेकिन एक मिनट रुकिए उदय, हमें ये तो बताइए आखिर गुड न्यूज़ क्या है? उदय ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी देर में हम मिलकर ही बताते हैं। ऐसे फ़ोन पर बताना हमें अच्छा नहीं लगेगा। इतना बोलकर उदय वीर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। थोड़ी ही देर में उदय वहां स्टूडियो के बाहर पहुंचा। उसने वहां पहुंचते ही नंदिनी को कॉल किया। नंदिनी ने कॉल पिकअप करते हुए कहा, हेलो उदय, क्या हुआ, आप नहीं आ रहे हैं क्या? उदय ने तुरंत ही उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, क्यों नहीं आएंगे हम? ऐसा क्यों लगता है आपको? बाहर आइए, हम आपका बाहर वेट कर रहे हैं। नंदिनी ने उदय की बात सुनकर चौंकते हुए पूछा, क्या आप इतनी जल्दी आ भी गए? उदय ने उसे बताया, वो जब आपने हमें फ़ोन किया था तो हम रास्ते में ही थे। चलिए जल्दी से आइए, कितना समय लगेगा आपको? नंदिनी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। इतना बोलकर नंदिनी ने जल्दी से अपना सारा सामान पैक किया। वो तेज कदमों से भागते हुए स्टूडियो से बाहर निकली। उसने देखा उदय की कार बाहर खड़ी हुई थी। उदय कार से बाहर निकलकर अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर खड़ा उसका ही बाहर आने का इंतजार कर रहा था। नंदिनी भागते हुए वहां पर आई। उसने उदय की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी, हमने आपको ज्यादा देर वेट कराया। उदय नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, जिसकी इतनी प्यारी, इतनी क्यूट वाइफ हो, उसके लिए इतना वेट करना तो बनता है। नंदिनी उदय की बात सुनकर कार का दरवाजा खोलते हुए बोली, ये मीठी मीठी बातें करना तो कोई आपसे सीखे। चलिए बैठिए अब। जैसे ही नंदिनी कार में बैठी, उदय भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। नंदिनी अभी भी उसकी गुड न्यूज़ सुनने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित थी। उदय कार स्टार्ट करने जा ही रहा था, तभी नंदिनी ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, पहले मुझे ये बताइए कि कौन सी गुड न्यूज़ की बात कर रहे थे आप?